हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स एक बहुत ही बेहतरीन रिवीजन सीरीज के अंदर में हम लोग आज हमारे हफ्ते भर में जो भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं उनका एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए दो बहुत बड़ी वाली अनाउंसमेंट्स है। ठीक है, तो दिल थाम के रखिए आप लोग। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपके जो पढ़ाई है उसके अंदर में ये क्रांति ला देगा, एक रिवोल्यूशन ला देगा। तो काफी मेहनत लगी है इसके पीछे, काफी ज्यादा एफर्ट्स लगे, काफी ज्यादा खर्चा भी हुआ है जो है टीचिंग परीक्षा का। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों के सिलेक्शन के आगे वो कुछ भी नहीं है। जो भी था हम लोगों ने पूरा जो है लगा दिया है इस जो है इनिशिएटिव के पीछे में। तो चलिए जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों को आज बता दूं कि 30 क्वेश्चन होंगे। 30 में से 30 क्वेश्चन पूरे आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं और मुझे बताना है कि आपका स्कोर कितना आया। ठीक है, रेडी है सभी लोग? जल्दी से बता दीजिए। सभी लोग रेडी है? हाथ ऊपर करके बता देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है सर, आप दिख नहीं रहे। अ, यार, ज्यादा अंधेरा हो गया क्या? ठीक है, अंधेरे में मैं दिख नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा फ्रेंड्स, जिन्होंने यहाँ पर मैं इस सेशन को लाइक कर दिया था। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, 850 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस सेशन को लाइक कर दिया था। आज हमारा जो है फ्रेंड्स 2500 प्लस का टारगेट है। तो मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा एक एक जगह पे तो भी कम से कम शेयर कर दे, अपने टेलीग्राम में, फेसबुक में। अगर कोई लाइब्रेरी में आप पढ़ते हो तो लाइब्रेरी में सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हर जगह पे शेयर कर दीजिए ताकि आज हमारा 2500 का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। और अगर 2500 का टारगेट कंप्लीट हो जाता है लाइव का हमारा, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, जैसे मैंने पिछले बार का प्रॉमिस निभाया है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं अगले हफ्ते जो है फ्रेंड्स फिर से आप लोगों की एक रिवीजन लूंगा, पूरा हफ्ता भर जो हमने पढ़ाया होगा उसका। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। जल्दी बताइए आप लोग, द बेरिंग स्टेट कनेक्ट द आरटी क्वेश्चन विथ, आरटी क्वेश्चन को किससे कनेक्ट करता है? जल्दी से आप लोगों ने बताना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागरों को, ठीक है, ब्लैंक के साथ जोड़ता है। तो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दो बार हो गया आप लोगों का, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग जो है फ्रेंड्स कोशिश करिए। तो यहां पर मैं पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर दिया ही नहीं है। चाहे यहां पर मैं आंसर ये दो बार हो चुका था, लेकिन है नहीं ना वो आंसर में। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, कम से कम आप इसको एलिमिनेट तो कर ही सकते थे। ठीक है, कम से कम एलिमिनेट तो किया ही जा सकता था। तो उपरयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, नन ऑफ द अबव, ई इज द करेक्ट आंसर यहां पर मैं आप लोगों का। क्यों? क्योंकि बेरिंग स्टेट जो है फ्रेंड्स ये प्रशांत महासागर को जोड़ता है आर्कटिक महासागर से। मैप के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए यहां पर मैं अगर हम लोग थोड़ा सा इधर में जूम करने की कोशिश करें, तो यहां आप देखिए ये पूरा का पूरा नॉर्थ पोल के पास में आपका आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक ओशियन। और इधर में है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। तो ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये जोड़े हुए जो है, ये जो डब्बे के अंदर में, ठीक है, ये है बेरिंग स्टेट, बेरिंग का जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य का मतलब होता है जो दो बड़े बड़े पानी के भागों को जोड़ता है। एक ऐसा छोटा पानी का भाग जो दो बड़े बड़े पानी के भागों को जोड़ता है, उसको जलडमरू मध्य या स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में ऊपर में आर्कटिक ओशन है, नीचे में पैसिफिक ओशन है, और ये जो आप देख रहे हो ना कलरफुल तरीके से यहाँ पर में, ये आप लोगों का बेरिंग स्ट्रेट है। ओके, तो आर्कटिक महासागर ऊपर में और नीचे में जो है फ्रेंड्स आपका प्रशांत महासागर, उसको जोड़ता है बेरिंग जलडमरू मध्य। नाउ फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आप लोगों का, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन है पूरे के पूरे, और आप लोगों ने मेरे को बताना है कि आपके 30 में से कितने आए। ठीक है, चलिए, क्या बात है फ्रेंड, 1300 बच्चे जुड़ चुके हैं केवल 3 मिनट के अंदर में। 1150 लाइक्स आपने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की फ्रेंडशिप, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। ठीक है, और इसी वजह से जो है फ्रेंड्स आज फ्रेंडशिप 50 करके आप कोड का इस्तेमाल कर सकते हो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ने के लिए। ठीक है, चलिए। तो किंगडम ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा वर एनेक्स टू मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ, बीजापुर और गोलकुंडा को किसने हथिया लिया था? देखिए ये भारत है हमारा। ठीक है, यहाँ पर में बीजापुर है, यहाँ पर में गोलकुंडा है। बढ़िया से लगता है आप लोगों का, बीजापुर इधर में, ठीक है, और जो हैदराबाद वगैरह वाला इलाका था उधर में गोलकुंडा था। ये औरंगजेब के समय में हथिया लिए गए थे। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी का दिखाता हूँ। यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो, बीजापुर जो है फ्रेंड्स 1685 के अंदर में, 1685 में। और जो आप लोगों का गोलकुंडा था वो 1687 में औरंगजेब के समय में जो है वो हत्या लिया गया था। यही तो बात है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा, कभी भी पूछ सकता है, और बहुत फेमस क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो बीजापुर को कब हत्या गया था? 1685 में। और गोलकुंडा को कब हत्याया गया था? ठीक है, 1687 में, 1687 के अंदर में, औरंगजेब के समय में। ये याद रखना था आप लोगों ने। जितने भी बच्चों ने सही आंसर दिया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे पाओगे। 1400 प्लस बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, 1200 आप लोगों ने लाइक्स कर दिए हैं। जल्दी जल्दी से लाइक भी करते रहेंगे सभी लोग, और जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए जल्दी से। जिन्होंने भी टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना है आप लोगों ने। देखिए ओजोन
परत के संरक्षण के लिए कौन सा पर्यावरण सम्मेलन अपनाया गया था? ठीक है, तो कौन सा पर्यावरण सम्मेलन था जो अपनाया गया था ओजोन परत के संरक्षण के लिए? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए यहां पर मैं बात हो रही है आप लोगों के कौन सा पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। ठीक है, कन्वेंशन हुआ था आप लोगों का, कन्वेंशन की बात हो रही है। ठीक है, तो वो हुआ था आप लोगों का फ्रेंड्स वियना कन्वेंशन। ठीक है, वियना कन्वेंशन। यहां पर मैं कन्वेंशन की बात हो रही है, ना कि प्रोटोकॉल की, कन्वेंशन की बात हो रही है, इसी वजह से वियना कन्वेंशन होगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता भी देता हूँ। वैसे मैंने पढ़ाते समय बताया था, बट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं तो पूरा का पूरा ही रिवीजन मैं आपको करवा देता हूँ अच्छे से। आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि पहले आपका हुआ था वियना कन्वेंशन, वियना। ठीक है, वियना कन्वेंशन हुआ था आप लोगों का, वियना कन्वेंशन। कौन से साल में हुआ था ये वियना कन्वेंशन? ये हुआ था आप लोगों का 1985 में। वियना नाम की जगह ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया, यूरोप के अंदर में। ओके, उसके बाद में आप लोगों का हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसके बाद में हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल साइन हुआ था, प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हुआ था 16 सितंबर, 16 सितंबर। ठीक है, 1987 में। अब बताओ मुझे ये 16 सितंबर का फिर क्या महत्व है? ठीक है, ये 16 सितंबर का फिर महत्व क्या आता है? आप लोग जल्दी से बताएंगे 16 सितंबर का क्या महत्व है? जल्दी बताइए आप लोग, सभी लोग। 16 सितंबर का क्या महत्व है? कौन सा दिन मनाया जाता है उस दिन फिर आप लोगों का 16 सितंबर को? ठीक है, वैसे ये फ्रेंड्स साइन हुआ था 87 के अंदर में, 1987 में, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। लेकिन ये लागू कब हुआ था आप लोगों का? उसके 2 साल बाद। ठीक है, लागू हुआ था 1989 के अंदर में, लागू हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन की परत को बचाने के लिए हुए थे ये सारे के सारे, ओजोन, ओजोन के लिए। तो वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग आंसर कर रहे हो। ठीक है, 1650 बच्चे 6.5 मिनट के अंदर में जुड़ चुके हैं। 1300 प्लस लाइक्स आपने कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का, मैं आप लोगों को उससे पहले बता दूं कि आप लोग फ्रेंडशिप डे सेल जो है फ्रेंड्स, इसका लाभ उठा सकते हो। 50% ऑफ फ्लैट आपका। ठीक है, फ्रेंडशिप, इस कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आज इतनी बड़ी वाली घोषणा कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, रिवॉल्यूशन आ जाएगा। इस क्लास के तुरंत बाद में मैं आप लोगों के लिए अनाउंस करूंगा वो। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं, ठीक है, कि आपकी सफलता जो है फ्रेंड्स वो सुनिश्चित हो जाए, आज आपका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो जाए, उस चीज को जरूर देखना आप लोग, जो अभी मैं आपके लिए अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगे हैं उसके लिए। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी के लिए और वो सारी चीजें लाने के लिए आपके लिए। ओके, तो वो आप लोग एक्साइटेड, जितने भी लोग हैं एक्साइटेड, अगर आप लोग उस चीज के लिए, तो जल्दी से मुझे बता देंगे ताकि हमें भी हिम्मत मिले, पूरी टीम को हिम्मत मिलेगी, जो आप लोगों के लिए इतना बढ़िया तरीके से किया है हमने, वो आप लोगों को अवेलेबल करवा के दे सके हम लोग जल्दी से जल्दी। तो बिगेस्ट रिवॉल्यूशन जो है फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को अभी थोड़ी देर में मैं अनाउंस करूंगा आपका। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब देखिए, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील कौन सी है? जल्दी बताइए इसका। ठीक है, कॉन्टिनेंट, पार्ट नंबर 5। ठीक है, कॉन्टिनेंट का पार्ट नंबर 5 जो मैंने पढ़ाया था, उसके अंदर में एक क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको। ठीक है, तो बताइए सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील कौन सी है? ओके, तो देखिए दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील जो है फ्रेंड्स, वो है लेक बैकाल। अब क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है, कि भाई ये लेक बैकाल कौन से देश में है? क्योंकि ये भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों से, ये कि क्वेश्चन बन सकता है। सबसे गहरी झील, मैंने आप लोगों को एक शेर भी सुनाया था उस समय में, ना शजर के कद ना मैं शाखों की लंबाई से डरता हूँ। शजर मतलब होता है पेड़, ना मैं शजर के कद ना मैं शाखों की लंबाई से डरता हूँ, ना मैं पर्वत की ऊंचाई से डरता हूँ। ठीक है, समंदर लांघना तो चुटकियों का काम है, पर तेरी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूं। तो आप उसको जाकर बोलना कि तेरी आंखें बैकाल झील की तरह है, बैकाल झील की तरह गहरी। ठीक है, तो सबसे गहरी झील बैकाल झील। ठीक है, कहां पर में है? ये रशिया में है, पूरी तरह से रशिया में। ओके, ये भी याद रखेंगे। मीठे पानी की वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। काफी सारे एग्जाम्स में आ चुका है ऑलरेडी ये। ठीक है, ये आप देख सकते हो, लेक बैकाल मीठे पानी की वॉल्यूम के हिसाब से, आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी झील। ठीक है, 1750 बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स हमारे साथ में। आपको पता है कि 2500 का टारगेट है हमारा। सभी लोग, सभी के सभी लोग एक साथ लाइक एंड शेयर कर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। किस कारक के बढ़ने के कारण ओजोन क्षरण होता है? ओजोन की लेयर के खत्म होने का कारण क्या है? जल्दी बताइए यहाँ पर। मैं, बंदा डरता है सर, दानिश सर के भोकाल से। क्या बात है, संदीप गिरी जी ने भी एक लाइन वहां पर मैं ऐड कर दी है। ठीक है, शायर संदीप गिरी। देखिए, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है फ्रेंड, सीएफसी जो है, इसका मेन एक कारण है ओजोन क्षरण का। ओजोन के क्षरण के कई सारे कारण हम लोगों ने देखे हुए हैं। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? ओ कितना होगा यहाँ पर में? जल्दी बताइए आप लोग। पहली बात तो ये है कि ओजोन में, ओजोन की जो परत का क्षय हो रहा है उसके अंदर में ये ओ क्या होता है? O3 होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, O3, O3 को तोड़ना मतलब कि O2 बन जाता है, और एक जो है वो आवारा पागल दीवाना ओ अलग हो जाता है। ठीक है, फिर उसको कौन फंसा लेता है अपने जाल में, अपने प्रेम जाल में? क्लोरीन फंसा लेता है। तो क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन जाता है वो।
क्लोरीन मोनोऑक्साइड। और ये क्या करता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो है आप लोगों का, ठीक है, इसने क्या किया, O3 था, O3 को तीन बहनें थी, दो बहनें एक साथ रही, एक बहन को वो भगा ले गया क्लोरीन। ओके, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है फ्रेंड्स, ये एक मेन कॉज है डिप्लीशन का। इसके अलावा भी मैंने आप लोगों को कई सारे कारण बताए थे, ठीक है, आप लोगों को बताया हुआ है मैंने कि आप लोगों का हेलोन्स करके एक चीज होती है आप लोगों की, जो इसका कारण हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा हुआ है फ्रेंड्स कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप लोगों का हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC, ठीक है, ये आप लोगों का कारण हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है आप लोगों के, ठीक है, मिथिल ब्रोमाइन आप लोगों का एक कारण हो सकता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी लोग। सुपीरियर झील किस महाद्वीप में स्थित है? सुपीरियर झील, लेक सुपीरियर कौन से वाले महाद्वीप में स्थित है? जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी लोग। लेक सुपीरियर कौन से महाद्वीप में स्थित है? बहुत ही बढ़िया फ्रेंड्स, यूरोप, साउथ अमेरिका, एशिया, अंटार्कटिका, आप लोगों के आंसर्स आने चाहिए। ठीक है, 1900 बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं केवल 10 मिनट के अंदर में, और 1500 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं। ठीक है, तो आंसर यहां पर में हो जाएगा फ्रेंड्स, लेक सुपीरियर है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ कौन से दो देशों के बीच में बॉर्डर बनाता है? जल्दी से ये भी कमेंट करिए, कौन से दो देशों के बीच में बॉर्डर बनाता है, आप लोगों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर में नन ऑफ दी अबो, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका आंसर होगा। तो जितने भी बच्चे कमेंट में आंसर करते जाएंगे सभी के सभी लोग, ठीक है, ऑल द पीडीएफ्स आर अवेलेबल ऑन ऐप सिल्की पांडे जी, ऑल द पीडीएफ, सारे के सारे पीडीएफ इवन विद टेस्ट। ठीक है, ई इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स और ये कनाडा है, तो यूएसए और कनाडा के बीच में यहां पर में जो बॉर्डर है, यहां पर में लेक सुपीरियर उनके बॉर्डर पर स्थित है। लेक सुपीरियर ये आप लोगों का सरफेस एरिया के हिसाब से, सरफेस एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, जो एरिया है ना, जो एरिया घिरा हुआ है उसके हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अब हमने दो क्वेश्चन कर लिए यहाँ पर में, ठीक है, आप लोगों को दो चीजें बताता हूं। अगर आप लोगों से बोला जाए मीठे पानी की झील, बात कौन सी करेंगे हम लोग? मीठे पानी की झील, पानी की, ठीक है, यहाँ पर में हम लोग मीठे पानी की जो झील है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, मीठे पानी की झील के बारे में। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए सरफेस एरिया के हिसाब से कौन सी है, सरफेस एरिया के हिसाब से कौन सी होंगी, और वॉल्यूम के हिसाब से आयतन, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, आयतन के हिसाब से कौन सी होंगी सबसे बड़ी, तो सरफेस एरिया के हिसाब से होंगी लेक सुपेरियर, लेक सुपेरियर, लेक सुपेरियर, ठीक है, लेक सुपेरियर। और अगर वॉल्यूम के हिसाब से बोला जाए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, जल्दी बताओ, वो सबसे ज्यादा जो है आप लोगों की मीठे पानी या ताजा पानी जो बोलना है आप लोगों ने, वही झील सबसे गहरी भी है, सबसे पुरानी झीलों में से भी मानी जाती है, रशिया के अंदर में है। मैं आपको पूरा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा वॉल्यूम के हिसाब से सबसे गहरी, ठीक है, सबसे बड़ी झील कौन सी है मीठे पानी की, वॉल्यूम के हिसाब से वो है लेक बैकाल, लेक बैकाल, बैकाल। और आप लोगों के लिए एक और घोषणा मैं कर दूं फ्रेंड्स, बहुत जल्द मैं एनसीईआरटी प्लस ल्यूसेंट की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं यूट्यूब के ऊपर में, रोज 5 बजे। ठीक है, तो आप सभी जितने भी लोग इस चीज को समर्थन करते हैं, ठीक है, अगर उनका समर्थन है तो मुझे बता देना कमेंट के अंदर में। ठीक है, एनसीईआरटी प्लस लूसेंट, पूरा का पूरा एनसीईआरटी प्लस पूरा का पूरा लूसेंट आप लोगों का उसके अंदर में मैं कवर करवाऊंगा आपको। और मैं ही नहीं बल्कि फ्रेंड्स उसके अंदर में हमारे साथ में कुलदीप सर भी रहेंगे, ताकि साइंस का भी पूरा का पूरा हम, ठीक है, एसएसटी प्लस साइंस पूरा का पूरा हम लोग उसके अंदर में कर ले, और जो भी हमारा इवन इकोनॉमिक्स हो या जो भी चीजें बन सकती है सारी की सारी चीजें हम लोग उसके अंदर में करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का जितना ज्यादा समर्थन रहेगा उतना ज्यादा हम लोग और ज्यादा करते जाएंगे इसमें। चलिए 2000 प्लस कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स, 1600 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से करते जाएंगे आप सभी लोग। ठीक है, देखिए 7वें नंबर का क्वेश्चन, बॉक्साइट के बारे में कौन सी वाली बात सही है ये आपको बताना है। 2500 का टारगेट है हमारा, जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी से। देखिए बॉक्साइट के बारे में क्या सही है, क्या बॉक्साइट सबसे ज्यादा जो है आप लोगों का गुजरात में मिलता है? आंसर आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, तो इसका क्या किया जा सकता है अभी आंसर का? ठीक है, एक नंबर ग्रेस नंबर मिल गया आप लोगों को तो यहाँ पर में। चलिए, तो बॉक्साइट के संदर्भ में कौन सा वाला सही है आप लोगों का? ठीक है, तो ये गुजरात के अंदर में नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग बताएंगे कि कहां पर में है फिर। ठीक है, अगर गुजरात में नहीं है तो कहां पर में है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये तो गलत है, गुजरात में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो फ्रेंड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया में बॉक्साइट का, ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, ये आयरन का नहीं है, किसका प्रोड्यूसर है, किस क्या मिलता है हमको बॉक्साइट से, ये आप लोग बता देंगे मुझे। ठीक है, और रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जैसे यूरेनियम से रेडिएशन फैलता है, वैसा है कि इसमें नहीं, एल्यूमिनियम से कोई रेडिएशन वगैरह थोड़ी फैलता है आपका। तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का आपका जो है वो ओर है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर गुजरात नहीं है। क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा उत्पादन करता है बॉक्साइट का? वो है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा।
एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, 21 तो 36 बच्चे जुड़ चुके हैं, 2500 का टारगेट है, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। ठीक है, अ, आप लोगों का देखिए, आपको बताना है हौज खास ऑफ दिल्ली वाज बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ड द मॉस्क कॉल्ड अढ़ाई दिन का झोपड़ा। हौज खास अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। हौज खास, एक हौज मतलब होता है आप लोगों का फ्रेंड्स पानी की झील। ठीक है, तो हौज ए खास उसका नाम था, वो अलाउद्दीन खिलजी ने उसका निर्माण करवाया था दिल्ली और दिल्ली के आसपास में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया था, एक मस्जिद बनाई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों से बोला है कौन सा वाला इनकरेक्ट है, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। यहाँ पर मैं इनकरेक्ट आप लोगों से पूछा है। ठीक है, तो हौज खास अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दिल्ली के अंदर में हौज खास, और एक था हौज सुल्तानी। हौज, ठीक है, हौज ए सुल्तानी, सुल्तानी, हौज सुल्तानी बनाया था इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने बनाया था। ओके, इल्तुतमिश। तो हौज सुल्तानी इल्तुतमिश ने, हौज खास अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा, एक मस्जिद है, कहां पर में ये मस्जिद? अजमेर में, ये भी याद रखेंगे आप लोग, अजमेर में। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, बट आपसे इनकरेक्ट वाला पूछा है, तो नाइदर वन नॉर टू, दोनों के दोनों सही है, तो कोई भी गलत नहीं है इसमें से। ठीक है, तो आंसर इसका जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केवल 13% लोगों ने सही आंसर किया है, 13% लोगों ने इनकरेक्ट देखा ही नहीं उन्होंने। कितने लोगों ने नहीं देखा इनकरेक्ट? ठीक है, मोए मोए हो गया। तो अगले बार से ध्यान रखना है, और यही आपकी प्रैक्टिस हो रही है, यही यहाँ पर मैं आप लोगों का जो है तैयारी हो रही है कि आप लोगों ने इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो बच्चा पूरा अच्छे से देखेगा, ठीक है, वो उसका माइंड डेवलप होता जाएगा, उसका मस्तिष्क डेवलप होता जाएगा इन सारी चीजों के लिए। ठीक है, इन सारी चीजों को नहीं देखना, इनकरेक्ट देखना सही है या क्या है वो देखने में। ठीक है, तो आप लोगों का जो आंसर है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर में ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। ओके, चलिए चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में आप लोगों का शिवाजी महाराज को किस वर्ष छत्रपति का ताज पहनाया गया था? ये क्वेश्चन देखिए, अब आप लोगों में से किसी को लगेगा कि सर ये कितना टफ क्वेश्चन। भाई बिल्कुल टफ नहीं है, पढ़ाया हुआ है, और मैं आपको बता दूं आप लोगों के एग्जाम के अंदर में पूछा गया प्रश्न में से ही है ये। ठीक है, आपके एग्जाम के अंदर में जो पूछा गया प्रश्न था उसी में से एक है। तो शिवाजी महाराज को जो है फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र का जो रायगढ़ किला है, रायगढ़ किला कहां पर में? रायगढ़, रायगढ़ का जो किला है, रायगढ़ किला, वहां पर में इनको राज्याभिषेक किया गया था, छत्रपति की उपाधि इनको मिली थी। ठीक है, और कब मिली थी? तो 1674 के अंदर में आप लोगों को इनको मिली थी, 1674, 1674 में। अब 1674 देख लो कहां पर में दिया है आपका, कौन से ऑप्शन में दिया है? तो 1674 कहीं पे दिया ही नहीं है आपका। ठीक है, रायगढ़ किले में राज्याभिषेक किया गया था इनका 6 जून 1674 को। ठीक है, तो नन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा यहाँ पर में, 1675 नहीं है, 1674 है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ई इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पॉइंट क्या है, 6 जून 1674 को कहां पर में किया गया था? रायगढ़ के अंदर में उनका राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक का मतलब होता है उनका, उनको छत्रपति की उपाधि देना। ठीक है, चलो 2250 के करीब जो है फ्रेंड्स बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, केवल 250 बच्चों की कमी, और एक साथ अगर आप सभी लोग शेयर कर देंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग जो है 250 का आंकड़ा पार कर जाएंगे, 2500 का आंकड़ा पार कर जाएंगे, और अगले हफ्ते भी हमारा रास्ता जो है फ्रेंड्स खुल जाएगा अगले हफ्ते भी रिवीजन करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? और आज मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक बहुत बड़ी वाली घोषणा करने वाला हूं। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए, और साथ ही साथ आज फ्रेंडशिप डे है। ठीक है, तो फ्रेंडशिप कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप लोग जो है फ्रेंड्स कोर्स के साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है, ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई जो है वो जल्द से जल्द शुरू कर सके। मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट वाला अनाउंसमेंट करूंगा, तो प्लीज सारे के सारे बच्चे देखें, क्योंकि आप लोग बाद में वरना पछताओगे कि काश उस समय जब सर बता रहे थे तो देख लिया होता अच्छे से। ठीक है, तो एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो एल्यूमिनियम जो है फ्रेंड्स ये बॉक्साइट से निकाला जाता है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ठीक है, मुझे बताइए कि गैलेना, गैलेना किस चीज का जो है यहाँ पर में गैलेना से क्या मिलता है? हर एक बच्चा अगर है दम, ठीक है, तो करके बताओ। मैं आपकी रिवीजन इसीलिए करा रहा हूं ताकि ये सारी याद हो जाए। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। बॉक्साइट तो आंसर हो गया। गैलेना से क्या निकलता है आप लोगों का? ठीक है, सीसा निकलता है, सीसा, सीसा। ठीक है, जिसको आप लोग इंग्लिश में लीड कहते हो। ठीक है, लीड। ठीक है, क्यूप्राइट से क्या निकलता है? क्यूप्राइट से निकलता है कॉपर, कॉपर जिसको हिंदी में तांबा कहा जाता है, तांबा। ठीक है, तांबा, ये निकलता है, इसका ओ है ये। और बाकी बॉक्साइट जो है उससे निकलता है आप लोगों का एल्यूमिनियम। तो ये ऐसे जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोग करते जाओगे क्वेश्चंस को जो मैं करवा रहा हूँ,
तब आप लोग जो है ऑटोमेटिकली सारी चीजें आप लोगों को याद हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स 1800 प्लस लाइक्स के लिए आप लोगों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के 10 में से कितने लोगों के 10 में से 10 सही हुए हैं, 10 में से 9 या 10 में से 8 बता दीजिए। 30 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, भारत में पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया था? भारत का पहला मेडिकल कॉलेज, ठीक है, भारत का ही नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स पूरे एशिया का फर्स्ट मेडिकल कॉलेज था वो। ठीक है, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय खोला गया था। मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में खोला गया था कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। ठीक है, जिसको कोलकाता मेडिकल कॉलेज बोलते हैं आज। ठीक है, तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज या कोलकाता मेडिकल कॉलेज जो है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है यहाँ पर मैं आप देख सकते हो इनके समय में ये खोला गया था 1835 में कलकत्ता के अंदर में। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज बोलते थे, अब इसको कोलकाता मेडिकल कॉलेज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जो टूथपेस्ट रोजाना इस्तेमाल करते हो उसमें दांतों की सड़न से लड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उपयोग में लाया जाता है? बताइए। वेरी गुड, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का आंसर हो जाएगा फ्लोराइड। ठीक है, तो मैं आपको पूरा का पूरा दिखा देता हूँ इस पर, क्योंकि क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। तो दांतों में जो कैविटी हो जाती है, कैविटी से बचाने के लिए, ठीक है, कैविटीज या जो गल जाते हैं दांत या उसमें गुहाएं बन जाती है, छोटे छोटे से छेद बन जाते हैं, उनको उनको रोकने के लिए फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब एनसीईआरटी के अंदर में ये पूरा का पूरा दिया हुआ है आप लोगों का। दंत मंजन जो है दांत साफ करते हैं जिससे आप लोग अपघर्षक या एब्रेसिव के रूप में, जो ताकि दांतों की सफाई हो। ठीक है, सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फ्लोराइड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आपका फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है दांतों को गलने से रोकने के लिए, मतलब कि कैविटी से बचाने के लिए, कैविटी से फाइट करने के लिए फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब आप लोगों से पूछा जा सकता है उसमें चमक लाने के लिए। ठीक है, कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण अभ्रक है, माइका। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पार्कल या चमक कौन प्रदान करता है? तो माइका प्रदान करता है। और ये मैं आपको बता दूं क्वेश्चन ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जब आप लोग पूरा लेक्चर अच्छे से देखोगे, बार बार रिवाइज करोगे, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फ्लोराइड जो है वो कैविटीज से लड़ता है। ठीक है, स्पार्कल या चमक प्रदान करता है माइका या अभ्रक आप लोगों का। ठीक है, और उसके साथ में एब्रेसिव या जो घसाई होती है दांत की, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सिलिका, लाइमस्टोन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये आप लोगों ने याद रखना है। बार बार रिवाइज करने से ही याद होगा सारी की सारी चीजें। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा लौह का अयस्क है, मतलब कि उसमें से लोहा निकाला जाता है? ठीक है, जल्दी बताइए, इनमें से किस में से ऐसा है जिसमें से लोहा निकलते हो आप लोग? देखिए मैंने ना आप लोगों को एक लिस्ट जो है वो दी हुई है, क्लास के अंदर में भी दिया हुआ है, ऐप में भी, और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक लिस्ट दे रहा हूँ। यहाँ पर इस लिस्ट को आप लोग देखिए। ठीक है, आयरन जो है वो किस किस से प्राप्त होता है आप लोगों का? एक तो चीज है आप लोगों का हेमेटाइट से होता है और मैग्नेटाइट से होता है, ये दो इंपॉर्टेंट वाले हैं। लिखो आप लोग, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। आयरन लोहा किससे प्राप्त होता है? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट इनसे प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में साइडेराइट करके भी एक होता है आप लोगों का, और जिससे लोहा निकलता है, अयस्क है जिससे लोहा निकाला जाता है। इसके अलावा एक है लिमोनाइट। ठीक है, लिमोनाइट है, इससे भी लोहा निकाला जाता है। तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ये तो याद रखना ही रखना है आप लोगों ने, इसमें तो कोई वो है ही नहीं, दो राय। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट और लिमोनाइट, इससे भी निकलता है। आयरन पायराइट तो चलो बहुत इजी है, क्योंकि आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट अलग अलग होते हैं पायराइट आप लोगों के। लेकिन लिमोनाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये आप लोगों ने याद रखना है जिससे लोहा प्राप्त होता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग करोगे फ्रेंड्स। ठीक है, जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
1973 लाइक्स हो चुके हैं, 2443 बच्चे जुड़ चुके हैं। एक साथ सारे के सारे 2400 बच्चे अगर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं शेयर कर दे, एक एक जगह पे भी 2450 बच्चे जुड़ चुके हैं, एक साथ शेयर कर दे तो यहाँ पर मैं हम हमारा 2500 का जो टारगेट है उसको क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। सिडेराइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, हिमेटाइट भी है आप लोगों का। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने आंसर किया था? केवल 23% लोगों ने, 23% लोगों ने सही आंसर किया था। अब अगले बार ध्यान रखना है आप लोगों ने, लिमोनाइट और सीडेराइट जो है ये भी आप लोगों का क्या है, लोहे का ही अयस्क है, लोहा निकाला जाता है उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी जो आप लोगों का इमेज वाला सेक्शन है उसके अंदर में। और आज मैं आप लोगों को इमेज वाले सेक्शन और वीडियो वाले सेक्शन और प्लस आपकी सारी चीज में एक रिवोल्यूशनरी आप लोगों के लिए घोषणा करने वाला हूँ। तो सारे लोग जरूर देखेंगे इस जस्ट लेक्चर के बाद में आप लोगों का। ठीक है, खनिजों का कौन सा समूह अलौह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है? अलौह मतलब कि उसके अंदर में नॉन फेरस मेटल्स है, मेटल है नॉन फेरस, मतलब मेटल होने चाहिए लेकिन वो नॉन फेरस मेटल होने चाहिए, उसमें लोहा नहीं होना चाहिए। फेरस का मतलब होता है लोहा, आयरन, आयरन नहीं होना चाहिए उसके अंदर में। ठीक है, तो आयरन ओर में तो खुद ही आयरन है, इसको गोली मारो। ठीक है, पिग आयरन में आयरन है, हो गया, इसको गोली मार दो आप लोग। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का और क्या क्या है जिसके अंदर में आयरन आप लोगों को नहीं मिलेगा, आयरन। ठीक है, ये जो कार्बन स्टील आप देख रहे हो ना, स्टील जो है अपने आप में, ठीक है, स्टील जो है ये आयरन और कार्बन से बनता है, आयरन प्लस कार्बन से। ठीक है, कार्बन प्लस निकेल, इसके अंदर में क्रोमाइट वगैरह डाला जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का आंसर में नहीं हो सकता क्योंकि स्टील के अंदर में आयरन मौजूद होता है। ठीक है, स्टील में आयरन मौजूद होता है और स्टील अपने आप में एक तो पहली बात तो धातु नहीं है, वो आप लोगों का क्या है, ठीक है, एक प्रकार का जो धातुओं से मिलकर बना हुआ मिश्र धातु है वो। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा गोल्ड, कॉपर, सिल्वर। इनके अंदर में लोहा नहीं पाया जाता, सोने में लोहा नहीं पाया जाता, कॉपर और सिल्वर में भी लोहा नहीं पाया जाता। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए खनिज जो है वो दो प्रकार से बांटे जा सकते हैं, एक होते हैं धात्विक और एक होते हैं अधात्विक। धात्विक भी दो प्रकार के होते हैं, अगर उसमें लोहा है तो लौह धात्विक खनिज बोलेंगे, अगर अलौह है, लोहा नहीं है उसमें, तो अलौह धात्विक खनिज बोलेंगे। जो अभी क्वेश्चन में पूछा था ना उसमें बताता हूं मैं आपको, देखो अलौह धातु होना चाहिए और खनिज होना चाहिए, तो अलौह में गोल्ड है जिसमें लोहा नहीं है, लोहा नहीं है गोल्ड में, कॉपर के अंदर में लोहा नहीं है, जिंक के अंदर में लोहा नहीं है, लीड के अंदर में लोहा नहीं है। ठीक है, आप लोगों का सिल्वर के अंदर में लोहा नहीं है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे अलौह धात्विक खनिज है आप लोगों के, अलौह धात्विक खनिज। ठीक है, चलो 2500 प्लस यहाँ पर मैं बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। 15वां, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम्स में आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का दिल से, और मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं फ्रेंड्स कि अगले हफ्ते भी आप लोगों की टेस्ट होंगी। ठीक है, अगले हफ्ते भी आप लोगों की पूरी टेस्ट होंगी, जैसे आपने पिछले बार टारगेट कंप्लीट करने के लिए मैंने आपसे दिया था और आप लोगों ने किया था कंप्लीट। ठीक है, और मैं आप लोगों से अब प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों का नेक्स्ट जो वीक है उस दिन भी आप लोगों की टेस्ट होंगी। तो मैं अब ये प्रॉमिस, अखंड प्रॉमिस आप लोगों के लिए। ठीक है, तो कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है आप लोगों का? ठीक है, आयरन ओर के लिए, माइका के लिए, जिप्सम के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो कोडरमा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को कहां पर में मिलेगा? पहली बात तो आपको मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, झारखंड के अंदर में, आप लोगों का छोटा नागपुर का जो इलाका है वहां पर में कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट बोलते हैं उसको, कोडरमा झारखंड के अंदर में है। ठीक है, और ये आप लोगों का किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आपके माइका के लिए, जिसको अभ्रक भी बोलते हो आप लोग। ठीक है, अभ्रक बोला जाता है इसको। तो बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग जो पेटी है, ठीक है, वो अग्रणी उत्पादक है माइका की, अभ्रक की। ठीक है, अभ्रक। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, अभ्रक हो जाएगा, माइका, कोडरमा। और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये आप जो देख रहे हो ना, ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है आप लोगों के लिए, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लगाया है यहाँ पर आपका। ठीक है, चलिए, तो बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर जो है किसका वलय है, मतलब किसकी रिंग है ये? ठीक है, रिंग ऑफ फायर, बताइए किसका, किसकी रिंग है ये? रिंग ऑफ फायर तो हमने बोल दिया प्रशांत महासागर में, तो एक क्वेश्चन तो अपने आप बन गया कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पाई जाती है। तो रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर में पाई जाती है, लेकिन आपको बताना है कि किस चीज से बनी हुई है रिंग ऑफ फायर बेसिकली आपकी। तो ये ज्वालामुखियों से बनी है, वोल्केनोज है, ये पूरे के पूरे वो वोल्केनो है आप लोगों के। ठीक है, ये पूरे के पूरे क्या है, वोल्केनो है आप लोगों के, वोल्केनो, ये पूरे के पूरे वोल्केनो है, वोल्केनो, रिंग ऑफ फायर इसको बोलते हैं, घोड़े की नाल के आकार का है ये। ठीक है, वोल्केनो ज्वालामुखियों से बना हुआ है ये। 2600 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये रिंग ऑफ फायर, वोल्केनोज,
बहुत सारे वोल्केनो, बहुत सारे ज्वालामुखी यहाँ पर में आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे 17वें नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को 2 बार पार नहीं करती है? ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट क्रॉस इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस? मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, आप लोग आंसर मत कीजिए, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट क्रॉस एनी ऑफ वन? ठीक है, एनी ऑफ दी वन। ठीक है, एनी ऑफ दी वन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक को, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा या मकर रेखा में से किसी एक को, किसी एक को, ये यहां पर में आप लोग ऐड कर दीजिए, ये यहां पर में किसी एक को, मतलब एटलीस्ट किसी एक को तो भी यहां पर में 2 बार काटती नहीं है। ठीक है, तो माही रिवर के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ठीक है, माही रिवर के बारे में, तो माही रिवर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को, कर्क रेखा जो है उसको 2 बार काटती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लिम्पोपो नदी की, तो ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को। ठीक है, कैप्रिकॉन मकर रेखा को 2 बार काटती है। वही जायरे नदी की बात करूं, जिसको कॉन्गो नदी भी बोला जाता है, कॉन्गो, कॉन्गो रिवर भी बोलते हैं, ये आप लोगों का इक्वेटर को 2 बार काटती है। ठीक है, इक्वेटर को। अरे, ठीक है, इक्वेटर जो है आप लोगों का, इसको क्या करती है फ्रेंड्स, 2 बार काटती है ये इक्वेटर को। ठीक है, इक्वेटर को 2 बार काटती है। तो आप लोगों का ये 2 बार काटने वाला जो है वो हो गया इक्वेटर को, जो है आप लोगों की जायरे कॉन्गो नदी काटती है, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मैप के थ्रू देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, ये है जायरे रिवर या कॉन्गो रिवर आप लोगों की, जायरे या कॉन्गो रिवर आप लोगों की, ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है आप लोगों का, मकर रेखा, जिसको लिम्पोपो नदी 2 बार काट रही है। और हमारे भारत के अंदर में है माही नदी। ठीक है, यहां से जाती है कर्क रेखा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर में और करना पड़ेगा हमको। ठीक है, यहाँ से, तो ये नदी क्या होती है, मध्य प्रदेश से इस तरीके से निकलती है, ऊपर की तरफ में जाती है, फिर बाद में बोलती है अरे यार मैं तो गलत जगह पे आ गई यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से जाती है। तो माही नदी जो है आपकी, माही रिवर, ये 2 बार काट देती है। ओके, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात है फ्रेंड्स, 2700 से ज्यादा लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, 2200 से ज्यादा लाइक्स आपने कर दिए हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, 2700 प्लस लाइक्स लाइव के लिए आप लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, और अभी मैं आपको बता दूं, सारे के सारे बच्चे, जो भी 2700 बच्चे पूरे के पूरे, इसके बाद में जो मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं, उसको जरूर देखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे। ओके, देखिए दो आप लोगों का यहाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, अटल अटल सेतु। ठीक है, और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अटल सेतु या जो MTHL है, इसकी जो लंबाई है वो 21.8 किलोमीटर की है, जो सेवरी, ठीक है, जो मुंबई में है, और चिरले जो नवी मुंबई में है, उनको जोड़ता है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। अटल सेतु के बारे में यहाँ पर मैं बोला गया है, अटल सेतु के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं अटल सेतु की बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है, आपसे करेक्ट वाला बोला गया है ना, तो अटल सेतु जो है आपका, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है आपका, वो भी बिल्कुल सही है, कि अटल सेतु मुंबई में सेवरी नाम की जगह है, वहां से लेकर चिरले नाम की जगह नवी मुंबई में, वहां तक जोड़ता है। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 21.8, ठीक है, किलोमीटर की, 21.8 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, 6 लेन का ये पूरा का पूरा है आपका। तो दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अटल सेतु, आप देख सकते हो ये पूरा अटल सेतु जो है आपका 21.8 किलोमीटर लंबा है, 21.8 किलोमीटर लंबा। और जो है मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है ये। ठीक है, इसको मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहा जाता है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, MTHL। ठीक है, इसको बोलते हैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, MTHL। ओके, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनवरी में इसका उद्घाटन किया गया था। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको बताना है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और यह किस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था। प्रधानमंत्री और जो है आपका इनके जो संवैधानिक संशोधन है, दोनों का सही जोड़ी आपने लगानी है। ये क्वेश्चन TRE 3 में आया है सर, चलो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, आंसर्स करते रहेंगे सभी लोग। 16 हो चुके हैं, 19 क्वेश्चन हो चुके हैं आप लोगों के, 30 क्वेश्चन है टोटल। आपको बताना है कि 30 में से आपके कितने आए हैं, तो सारे क्वेश्चन अच्छे से देखिए आप लोग। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन था और नरसिम्हा राव सरकार के समय में हुआ था ये आपका, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उस समय में प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। ठीक है, जी बिल्कुल, पूजा चौधरी जी बोल रहे हैं यहाँ पर में कि ये क्वेश्चन आया था, तो बहुत अच्छी बात है, आपके साथी आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, तो मोटिवेट रहिए आप लोग और अच्छे से पढ़िए। सी इज द करेक्ट आंसर, पीवी नरसिम्हा राव के समय में हुआ था। ठीक है, अच्छा उस समय में भारत के राष्ट्रपति कौन थे, प्रेसिडेंट? देखते हैं अब कितने लोग आंसर कर पाते हैं, ये हर बच्चा कमेंट में आंसर करेगा। उस समय में भारत के राष्ट्रपति कौन थे, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आ सकता है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के समय में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? रिवीजन इज द की टू सक्सेस, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा काम आएगा आप लोगों को। जी हाँ, ये आपका पीआरटी से लेकर 11 12 तक के जो जीएस है उन सब में काम आने वाला है ये आपका, तो जो बच्चा देखेगा अच्छे से उसका फायदा होगा। ओके, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में कारगिल जो है आपका कौन से नदी के किनारे पर स्थित है? बताइए जल्दी से, ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है आपका 20वें नंबर का, कारगिल कौन से नदी के किनारे पर स्थित है? 2600 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर मैं अभी भी देख रहे हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। 2380 लाइक्स आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, मुझे लगता है कि 2500 लाइक्स भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल कुछ लोगों ने आंसर यहाँ पर मैं कर दिया है, मैं जानबूझ के उनका आंसर यहाँ पर मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, बहुत बढ़िया जिन्होंने आंसर किया है, राष्ट्रपति कौन थे, मैं चाहता हूँ बाकी लोग भी आंसर करें। ठीक है, जितने भी लोगों को याद है वो आंसर करते जाएंगे, कौन थे उस समय में राष्ट्रपति। कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो सुरू नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, सुरू नदी के किनारे पर। ठीक है, ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, कौन से? लद्दाख, लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पार्ट है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और जोड़ लो आप लोग, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोगों ने आंसर करना है। ठीक है, कारगिल विजय दिवस, हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से आंसर करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन अभी अभी गया है, कारगिल विजय दिवस। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोग आंसर कर रहे हो। देखो कारगिल के ऊपर में लड़ाई हुई थी आपकी 1999 के अंदर में। ठीक है, तो हम लोग उसी की याद में हर साल 26 जुलाई को, 26 जुलाई, ठीक है, को हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हम लोग 26 जुलाई को। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कारगिल विजय दिवस, कारगिल से रिलेटेड जो पॉइंट बन रहे हैं मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को आता है, अभी थोड़े दिन पहले ही गया है आपका कारगिल विजय दिवस, कारगिल डे भी बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों का। तो सुरू नदी जो है फ्रेंड्स, उसके किनारे, उसके पास में है कारगिल। सुरू नदी किसकी सहायक नदी है? सुरू किसकी सहायक नदी है? एक क्वेश्चन तो भाई बनता है, अब देखो लेवल तो बढ़ाना है ना आप लोगों का, धीरे 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 धीरे। मुझे बताइए कि सुरू नदी किसकी सहायक नदी है, देखकर बता दो, चाहे जो बच्चा भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ वो बता देंगे सुरू नदी किसकी सहायक नदी है। और दूसरा, मैं इस मैप में से क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, विजुअली आप लोग यहाँ पर में करेंगे, और मुझे बताइए कि सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है ये बताएंगे आप सभी लोग। और उसके अलावा सुरू नदी किसकी सहायक नदी है, दोनों बताएंगे आप लोग मुझे। ठीक है, नाउ भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री, ठीक है, झोउ एनलाई द्वारा पंचशील शांतिपूर्ण समझौते के ऊपर में 5 सिद्धांतों की संयुक्त घोषणा कब की गई थी? ठीक है, तो पंचशील समझौता किसके किसके बीच में हुआ था, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आया था ना एग्जाम के अंदर में, पंचशील समझौता भारत की दृढ़ निश्चय का एक सबूत देता है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पंचशील समझौता भारत और पाकिस्तान, भारत और चाइना के बीच में हुआ था, इंडिया, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था पंचशील समझौता। कौन से साल में हुआ था ये क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो ये हुआ था 1954 के अंदर में, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों का, 29 अप्रैल 1954 को। मैं आपको दिखाता हूँ, एनसीईआरटी दिखाता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, ये देखिए आप लोग, पूरी रिसर्च के साथ में पूरी की पूरी टीम आप लोगों के लिए काम कर रही है फ्रेंड्स। तो चाइना के प्रीमियर जो प्रधानमंत्री थे झाऊ एनलाई, और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 29 अप्रैल 1954 में। ठीक है, 1954 के अंदर में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। पंचशील समझौता 1954 कौन से दो देशों के बीच में हुआ था? इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में कथनों पर विचार करें, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था आप लोगों का। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 2475 लाइक्स, आपने 2480 हो चुके हैं अभी यहाँ पर में लाइक्स आप लोगों के। ठीक है, तो आप लोगों ने कंटिन्यूअसली फ्रेंड्स आप लोग अपना इनपुट दे रहे हो।
चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का ये, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर में एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है वो 1953 में हुई थी, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 1953 के अंदर में इसकी स्थापना हुई। अब इसके अंदर में एक चीज है आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसके अंदर में जो उसके अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्ष का नाम था फजल अली, ठीक है। इसी वजह से इसको फजल अली कमीशन भी बोला जाता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को फजल अली कमीशन भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है फ्रेंड्स फजल अली, जस्टिस फजल अली के नेतृत्व में बना था। अब इसके दूसरे मेंबर्स कौन थे? एक तो थे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों के एच एन कुंजरू, ठीक है, और दूसरे थे के एम पानिक्कर, ठीक है। तो एच वी कामत नहीं थे, ठीक है, और गोविंद वल्लभ पंत भी नहीं थे, ठीक है। फजल अली तो थे, लेकिन दूसरे मेंबर्स कौन थे? कामत और वल्लभ पंत नहीं थे भाई, ठीक है। यहाँ पर में एच एन कुंजरू और के एम पानीकर, ठीक है, ये दो लोग थे इसके मेंबर, तो 3 मेंबर बॉडी थी ये यहाँ पर में, ठीक है। फजल अली के नेतृत्व में बनी थी, ठीक है। फजल अली, जस्टिस फजल अली के नेतृत्व में एच एन कुंजरू और के एम पानीकर, ये 3 लोग थे इस कमेटी के अंदर में। ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? ठीक है, जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था आप लोगों का? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। आया था आप लोगों का, है ना? इस तरीके का एक क्वेश्चन एक शिफ्ट के अंदर में आगे में भी पूछा जा सकता है। पहली बात, मेरे को हर एक बच्चे से लिखकर चाहिए, मत हर एक बच्चा लिखेगा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बनी थी, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बनी थी? दिसंबर 1953 के अंदर में। पहले लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1953 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आ सकता है। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, और इन्हीं की सिफारिश के आधार पर 1956 के अंदर में जो है फ्रेंड्स भारत में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था, ठीक है। एच एन कुंजरू और के एम पानीकर भी उसके सदस्य थे। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। 2500 से ज्यादा लाइक्स आपने कर दिए, 2550 लाइक्स हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आप लोगों का दिल से, और अभिनंदन पूरी टीचिंग परीक्षा परिवार को। ओके, आप सभी लोग जिसके मेंबर है। जालियनवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर कमेटी में भारतीयों को जगह मिली थी, भारतीय लोग भी शामिल थे इसमें, ठीक है। तो कौन से भारतीय शामिल थे इसमें, ये बताइए यहाँ पर मैं आप लोग। बिल्कुल, ये टीजीटी डी ट्रिपल एस भी जनरल पेपर में भी काम आएगा। अभी आप इसके बाद वाला जो सेशन है ना, इसके बाद में एक मैं आप लोगों के लिए जस्ट ये सेशन खत्म होने के बाद में एक बड़ी घोषणा करने वाला हूँ, उसको देखना आप लोग। आपके लिए इतना बड़ा हथियार लेकर आए हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जिससे आप लोग बहुत आगे निकल जाओगे बाकी लोगों से, ठीक है। तो जालियनवाला बाग हत्याकांड जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, उनके अंदर में यहाँ पर में चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, ठीक है, सी एच सीतलवाड़ थे, और पंडित जगत नारायण, ठीक है, पंडित जगत नारायण, ये लोग थे इसके अंदर में। तो आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। बिहार शिक्षक टीआरई 6 to 8 के अंदर में पूछा गया 15 मार्च 2024 को, ठीक है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, जालियनवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सी समिति बनी थी? तो यहाँ पर में बनी थी ये हंटर कमीशन। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जालियनवाला बाग हत्याकांड के लिए कमेटी का नाम क्या था? हंटर कमेटी थी या हंटर कमीशन था? ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है आपका। और उसके बाद में कौन थे? सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ और पंडित जगत नारायण मुल्ला, ठीक है, इनका नाम था पूरा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 6 to 8 में, ठीक है, री एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन 21 तारीख को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के नेतृत्व में दांडी मार्च कितने जो है लंबे समय का था? बताइए कितना कितना दूरी का था? तो ये जो था फ्रेंड्स आप लोगों का पूरा, इसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पूरा का पूरा करवाया हुआ है, ठीक है, एक एक चीज इसके, ठीक है, आप लोगों की। ओके, अगर आप पेड क्लास के बारे में भी देखोगे तो ये पेड क्लास की आप देखिए, ये पीपीटी है आपकी, ठीक है, पूरा का पूरा, कि गांधी जी जो है उन्होंने 240 माइल्स की यात्रा की थी, लगभग लगभग, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेटली आता है आप लोगों का, और मैंने उसी में भी आपको बताया था कि भाई इसको आप अप्रोक्सीमेटली जो है वो 1 माइल इधर या उधर आप मान सकते हो। तो आंसर जो है फ्रेंड्स अप्रोक्सीमेटली 240 माइल है वो आप लोगों का, ठीक है, 240 माइल्स आप लोग जिसको बोलते हो मील आपका हो जाएगा, लेकिन ये 241 माइल्स उसके बहुत ज्यादा क्लोज है, इसी को आंसर माना जाएगा आप लोगों का, ठीक है। क्योंकि अब वो पैदल गए तो कहीं हो सकता है बाजू में भी गए होंगे, थोड़ा इधर उधर में भी थोड़ा बैठ गए होंगे जाके पत्थर पे, भाई मैं तो थक गया भाई साहब, थोड़ी देर रुक जाओ सब लोग, ठीक है, तो वो बैठ गए होंगे। तो ऐसा करके वो हो सकता है, तो माना जा सकता है 241 माइल्स को आप लोगों का, ठीक है, लॉजिकल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लॉजिकल है पूरा का पूरा, एग्जामिनर ने जानबूझ के डाला हुआ है। तो टीआरई 3 का एक्चुअल क्वेश्चन आपका। ओके, अच्छा आप लोगों को बताना है कि भाई नमक सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू की थी, दांडी यात्रा कौन से दिन शुरू की थी और कौन से दिन खत्म की थी, ठीक है। चलो
अब आप लोग बताओ, गांधी जी ने ये दांडी यात्रा जो शुरू की थी, दांडी मार्च, ये स्टार्ट कौन से तारीख को किया था? डेट बताना है आप लोगों ने, डेट, स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट। तो वो थी फ्रेंड्स आप लोगों की 12 मार्च, ठीक है, 1930। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, 20 मार्च 1930 को गांधी जी ने शुरू किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, इस चैनल पे मैं ऐसे ही आया था 3 महीने पहले, और आज वो दिन है, मैं पूरे दिन इसी चैनल पे पढ़ता रहता हूँ, एडिक्टेड हो गया हूँ। चलिए शिवम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके प्यारे से कमेंट के लिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप पढ़ाई से एडिक्टेड हो चुके हो। ये इससे बड़ा टीचर के लिए कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है कि उसके बच्चे पढ़ाई से एडिक्टेड हो चुके हैं। ठीक है, और क्या चाहिए। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, ये बताना है आप लोगों ने। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? देखिए फ्रेंड, साइमन कमीशन जो है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है ना, इसका गठन कब हुआ था, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, गठन जो क्वेश्चन बनता भी एग्जाम में आया था, गठन वाला गठन, तो ये हुआ था आपका नवंबर, ठीक है, नवंबर 1927 के अंदर में इसका गठन हुआ था, 1927 में। ठीक है, और ये भारत कब आया, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत कब आया, तो नवंबर के बाद में भाई 1927 के बाद में फरवरी आता है, तो 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था। तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत आया था। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को। ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का, प्लीज इसको भी याद रखिए आप लोग, कभी भी एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, तुम्हारी मामा की लड़की से मिलाता हूं मैं आप लोगों को एक। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2027 का 71वां संस्करण किसने जीता? आपको याद है, मैंने पूरा इसका वीडियो आपको दिखाया था कि कैसे आपको टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में पढ़ाया था मैंने, और वही क्वेश्चन आया। ठीक है, तो बताइए, मिस वर्ल्ड 2024 का 71वां संस्करण किसने जीता? ये मिस वर्ल्ड 2031 का 2024 का 71वां संस्करण कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। चलिए, एक क्वेश्चन बन गया। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ये भी एक क्वेश्चन बन गया आप लोगों का। ठीक है, मुंबई भारत के अंदर में हुआ था। ठीक है, अब जो है ये मैडम है कहाँ की, ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना, है कहाँ की? तो ये है चेक रिपब्लिक की, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। ओके, तो याद रख लेना आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में कि जो आंसर है आप लोगों का, ठीक है, क्रिस्टीना पिस्कोवा होना चाहिए। क्रिस्टीना पिस्कोवा, क्रिस्टीना पिस्कोवा, क्रिस्टीना पिस्कोवा कहीं दी नहीं है, तो आंसर नन ऑफ दी अबव हो जाएगा यहाँ पर में। क्रिस्टीना पिस्कोवा, थोड़ा टीम ने, हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और ज्यादा टफ कर दिया आप लोगों के लिए, आंसर को टफ कर दिया आपके लिए। ठीक है, आंसर को और ज्यादा टफ कर दिया है। ओके, तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ई इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में, क्योंकि ये देखिए, ये है तुम्हारे मामा की लड़की। ठीक है, उसका नाम है क्रिस्टीना पिस्कोवा, ये चेक रिपब्लिक की है। ठीक है, चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक नाम का 2800 बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिस्कोवा, चेक रिपब्लिक की। ठीक है, आगे में किसी भी एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत 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 अधिक संभावना है। ठीक है, और जानबूझ के टफ कर दिया ताकि आपको याद हो जाए, एटलीस्ट आप लोग जो है ऑप्शन एलिमिनेट करने के हद तक पहुंच जाए आप लोग। ओके, तो ये चेक रिपब्लिक की है, क्रिस्टीना पिस्कोवा। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2024 मुंबई महाराष्ट्र के अंदर में ये हुआ था आप लोगों का। मिस वर्ल्ड पीजेंट जो है आप लोगों का, ये भारत ने 28 साल बाद होस्ट किया है, उससे पहले 1996 में भारत ने होस्ट किया था इसको। ओके, ये सारी चीजें पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। ओके, सर मामा की लड़की बहुत सुंदर है, आज पता चला, रिद्धि कुमारी जी। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरी मामा की लड़की नहीं है वो रिद्धि, तुम्हारे मामा की लड़की है बोला है मैंने वो। ठीक है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? बताओ, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? 65वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स, इंडिया हाउस की स्थापना 1905 के अंदर में हुई थी। मदन लाल ढींगरा यहीं पे रहा करते थे, जिन्होंने करजन वाइली की हत्या की थी 1909 में। ठीक है, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे, इन्होंने इसकी इसकी स्थापना की थी, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। तो मदन लाल ढींगरा जो है फ्रेंड्स, इंडिया हाउस के अंदर में रहा करते थे। इंडिया हाउस करके एक संस्था बनाई गई थी लंदन के अंदर में, जिसकी स्थापना की थी, ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, और यहीं पे रहा करते थे मदन लाल ढींगरा। इन्होंने 1909 में करजन वाइली की हत्या की। ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था आप लोगों का, कि करजन वाइली की हत्या किसने की थी? तो करजन वाइली की हत्या की थी, ठीक है, मदन लाल ढींगरा ने। ठीक है, चलिए, नाउ फ्रेंड्स 28वें नंबर का क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं, सारे के सारे बच्चों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली अनाउंसमेंट है, वो आपने देख रहा है। जो बच्चे बाद में देखेंगे, वो प्लीज टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर जाकर वो अनाउंसमेंट जरूर देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वाली है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से तैयार हो जाइए। 1877 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया था? तो वो था तुम्हारे मामा का लड़का लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन।
कब हुआ था ये दिल्ली दरबार? तीनों दिल्ली दरबार आपको पढ़ाया है, तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लेक्चर्स देख लेना आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन जो है फ्रेंड्स, इन्होंने ये आपका दिल्ली दरबार 1877 में आयोजित करवाया था, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। जो दानी सर ने पढ़ाया बिल्कुल वही है, नीतू साहू जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। देखिए आप लोग पूरी के पूरे मैंने आपको सारे के सारे बताया था, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे, ठीक है, तो मैं आपको फिर से पूरे के पूरे रिवाइज करा दूंगा, जितने बार बोलोगे मैं उतने बार रिवाइज कराऊंगा, मैं तैयार हूँ रिवाइज कराने के लिए आपको, ठीक है। बस आप लोग बताना मुझे कि आपको पढ़ना है, अगर आप लोग समर्थन देते रहोगे तो बिल्कुल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। लॉर्ड लिटन जो है फ्रेंड्स, उन्होंने एक और काम किया था। जिस समय में हमारी जो है पहले क्या था, सिविल सर्विसेज की एग्जाम देने की उम्र 21 साल थी मैक्सिमम, मैक्सिमम, हाँ मिनिमम नहीं। अब तो मिनिमम 21 साल हो गई, मैक्सिमम 21 थी, उसको घटा के 19 कर दिया ताकि भारतीय लोग एग्जाम दे ही ना पाए, ठीक है। तो 21 से घटाकर 19 साल किसने कर दिया था? वो भी था तुम्हारे मामा का लड़का लॉर्ड लिटन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर में। चलिए 29वें नंबर का क्वेश्चन, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जल्दी जल्दी से हमारा जो नेक्स्ट हमारी अनाउंसमेंट है, ठीक है, उसको जल्दी से उसके लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना कि किंग जॉर्ज 6 जो है वो भारत के राजा थे, कब से कब तक? कितने लोगों को पता है? 1947 से लेकर 1950 तक, 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 से लेकर, ठीक है, 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजा कौन था? किंग जॉर्ज 6। ये कितने लोगों को पता था? मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होगा कि हमारे भारत का राजा था, भारत की आजादी के बाद में भी जो लंदन इंग्लैंड का राजा था वही भारत का भी राजा था। तो भारत के जो लुई माउंटबेटन है, ठीक है, मतलब जो भारत के आखिरी वायसराय थे, वो गवर्नर जनरल बन गए आजादी के बाद में, ठीक है। तो गवर्नर जनरल लुई माउंटबेटन, ठीक है, पहले लुई माउंटबेटन बने गवर्नर जनरल भारत के। तो ये किंग जॉर्ज 6 के प्रतिनिधि के रूप में, गवर्नर जनरल के रूप में काम कर रहे थे भारत में। और सी राजगोपालाचारी बने, जब लॉर्ड माउंटबेटन को घर की याद आने लगी, वो बोले घर जाना है घर जाना है घर जाना है करके, ठीक है। तो लुई माउंटबेटन की जगह पे सी राजगोपालाचारी बने 26 जनवरी तक, जब तक कि भारत में लोकतंत्र लागू नहीं हो गया। जैसे ही भारत में लोकतंत्र लागू हुआ, ये राजा वाली पोस्ट खत्म और भारत में राष्ट्रपति का पदभार संभाल लिया राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। तो लोकतंत्र लागू होने तक भारत में राजशाही थी। तो लुई माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी, ये दो लोग थे जिन्होंने गवर्नर जनरल के रूप में काम किया है, ठीक है। 2798 2798 जो है फ्रेंड्स लाइक्स हो चुके, 2 लाइक दूर है हम लोग 2800 लाइक से, ठीक है। चलिए 30वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का, बताइए यहाँ पर मैं जल्दी से इसका आंसर करिए। देखिए फ्रेंड्स, इब्न बतूता वाज अ ट्रेवलर फ्रॉम फ्रांस, ठीक है। इब्न बतूता फ्रांस से आया था, क्या ये बात सही है? ठीक है, आप लोगों को इनकरेक्ट वाला बताना है, ये ध्यान रखना है आपने, हाँ। इब्न बतूता जो है फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। तो इब्न बतूता पहन के जूता तुगड़ुक तुगड़ुक भारत आया, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंदर में, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो फ्रांस से नहीं आया था, वो कहां से आया था ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है आप लोगों से इनकरेक्ट वाला, ठीक है। तो इनकरेक्ट वाला पूछा है ना आप लोगों से, तो आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ओनली वन इज इनकरेक्ट, क्योंकि दूसरा वाला सही है आपका, दूसरा वाला जो है वो सही है। इसी वजह से आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी, ओनली वन इज इनकरेक्ट। मोरक्को से आया था वो, मोरक्को, मोरक्को, ठीक है, मोरक्को से आया था। तो ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वाली अनाउंसमेंट है अभी, ठीक है। बिगेस्ट रिवॉल्यूशन, बिगेस्ट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, आप लोग तैयार हो जाइए बस इस लेक्चर के बाद में, ठीक है। ये मैंने इब्न बतूता के बारे में आपको बता दिया, इनकी बुक का नाम क्या था वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना, उस वाले लेक्चर पे जाइए जल्दी से, इनकी बुक का नाम आप लोग बताएंगे कि इनकी बुक का नाम क्या था, ठीक है। ये भी बताना है आप सभी लोगों ने। साथ ही साथ आप मुझे बताएंगे कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? और पंचशील समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? अभी जाइए जल्दी से आप सभी लोग, और जो लेक्चर है, ठीक है, जो आप लोगों के लिए अभी लगाया है, इसके तुरंत बाद में उसके अंदर में आइए, मैं आपसे 30 सेकंड के अंदर में उस लेक्चर में जुड़ रहा हूँ। और सारे के सारे बच्चे इस रिवॉल्यूशन वाले वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वाली बातें मैंने इसके अंदर में आप लोगों से बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीजें डिस्कस करनी है आपके साथ में, ठीक है। सभी लोग तैयार है? तैयार है तो जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग उस वीडियो के अंदर में, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। 30 सेकंड के अंदर मैं पहुंच रहा हूँ, उस वीडियो पे जाके कमेंट करना है आप लोगों ने, ये सारे के सारे, ओके, जो मैंने 3 सवाल पूछे आप लोगों से, जल्दी जल्दी से। थैंक यू।